हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे संस्कृत गद्य शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ संस्कृत प्रोज टीचिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। गद्य के सामान्य उद्देश्यों का जो वर्णन किया गया था, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि विधियां अगर ठीक नहीं होती हैं तो पाठ्य वस्तु को उसके आधार पर अच्छी प्रकार से नहीं समझाया जा सकता। अतः विधियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पाठों का सरल से कठिन क्रम से अनुस्तरित करके उनका अध्यापन किया जाता है। प्रत्येक पाठ का आरंभ करने से पहले पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके देख लेना चाहिए कि इस पाठ के माध्यम से कौन कौन से नए शब्द, मुहावरे, सूक्ति तथा लोकोक्तियाँ सिखानी हैं, कौन कौन सी संधि, नियम तथा विग्रह बताने हैं, यानी कि समास विग्रह बताने हैं, वाक्यगत शब्दों के बीच संबंध का द्योतन वाले कौन कौन से नए तत्व समझाने हैं, किस किस भाषाई कौशल का किस किस मात्रा में विकास करना है। इस प्रकार पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करने पर जो अध्यापन बिंदु निकले उन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ बहुत से नए शब्दों तथा नियमों आदि पर अधिकार करने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठ को पढ़ाते समय हमें कथाओं को जोड़ना पड़ता है। चुटकुले, श्लोक, कविताएं आदि रोचक बनाने के ही साधन हैं। द्रव्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना उचित रहता है, जिससे कि बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है। तो आइए हम क्रम से देखते हैं कि कौन कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु विधि। वस्तु दिखाकर, जैसे इदम पंकजम अस्ति, तो यहाँ पर पंकज के पुष्प को दिखा दिया, पंकज यानी कि कमल के फूल को दिखा दिया, पंकजम का अर्थ स्पष्ट कर दिया। इसी प्रकार इदम फलम, इदम पत्रम, इदम पुष्पम आदि को स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी शब्द को पढ़ाते समय उसकी वस्तु को दिखा देते हैं तो ज्ञान जो है स्थायी हो जाता है, क्योंकि 10 इंद्रियों से बालक उस वस्तु को ठीक प्रकार से देख लेता है और उसकी पहचान कर लेता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर चित्र विधि, यानी कि चित्र दिखाकर गौतम बुद्ध, बाल कृष्ण आदि का चित्र दिखाया जा सकता है। अयम रामः, अयम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अयम डॉक्टर जाकिर हुसैन, अयम गांधी जैसे वाक्यों को छोटी कक्षाओं में चित्र दिखाकर समझाना सरल होता है, क्योंकि बालकों के जो मन है उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि किसका चित्र है, और जब कभी नाम के बिना उस चित्र को देखते हैं और तब पहचान लेते हैं कि ये महात्मा गांधी का चित्र है अथवा नरेंद्र मोदी का चित्र है या कहीं किसी भी नेता या दार्शनिक का चित्र है। नेक्स्ट पॉइंट है मानचित्र विधि, या मानचित्र दिखाकर कौशल, अवंती, धारा, साकेत, वैशाली, काशी, मगध, विदेह, मिथिला आदि को मानचित्र में दिखाकर स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो पुरानी कहानियाँ कथा हैं तो इन राज्यों के नाम उनमें आया करते हैं। तो जब नाम आते हैं तो अब स्थान को अवगत कराने के लिए मानचित्र का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि बालक समझ जाएं कि ये किस क्षेत्र में स्थान पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिकृति विधि। बदरिकाश्रम, दंडकारण्य आदि की प्रतिकृति दिखाकर उन्हें इस विषय में अवगत कराया जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं रेखा चित्र विधि। बीड़ा, ग्रंथ आदि का रेखा चित्र बनाकर हम श्यामपट्ट पर भी इसको अंकित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम छात्रों को शब्द ज्ञान करा सकते हैं। अनुवाद। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मूर्ति विधि। मूर्ति विधि में क्या होता है कि बच्चों को जिस भी व्यक्ति, पशु आदि का हम वर्णन कर रहे हैं उसकी मूर्ति दिखाई जा सकती है।
या फिर राम कृष्ण आदि के विषय में पढ़ाया जा रहा है, उनके चरित्र के विषय में पढ़ाया जा रहा है, तो मूर्ति दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनुवाद विधि। अलम विवादेन का हिंदी में अनुवाद करके, जैसे कि विवाद मत करो, इसी प्रकार अन्य वाक्यों और शब्दों का हिंदी में अनुवाद करके बताया जाना चाहिए। उत्तिष्ठत या फिर कोई भी वाक्य अगर बच्चे से कहा तो उसका हिंदी में अर्थ बता देना चाहिए। जहाँ पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी है वहाँ पर अंग्रेजी में बताया जाना चाहिए। तो इससे क्या है, बच्चों को अनुवाद भी करने आ जाते हैं और संस्कृत अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टीका विधि। लघु सिद्धांत कौमुदी, कादम्बरी आदि अनेक ग्रंथों की उत्तम टीकाएं उपलब्ध हैं, उनको देखकर अर्थ ग्रहण करना अध्यापक छात्रों को टीका से लाभ उठाने को प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न विधि। खंडान्वय विधि के आधार पर अथवा सामान्य रूप से प्रश्न पूछकर अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रसालः शब्द का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, आम्रस्य कति नामान्तराणि भवन्ति। आम के कौन से नाम होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा रसालः सहकरः वनोत्सवः इति अनेकानि नामानि सन्ति भवन्ति। यानी कि रसालः सहकारः वनोत्सवः इति अनेकानि नामानि भवन्ति। छात्र यदि उत्तर नहीं देंगे तो अध्यापक स्वयं उत्तर दे देंगे, जिससे क्या है कि शब्द के पर्यायवाची शब्दों का भी छात्रों को ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तुलना विधि। तृणानि नोन्मूलयति प्रभंजनों में तृण की वृक्ष से एवं प्रभंजन की मरुमंद मंदम से तुलना की जा सकती है। तुलना करते समय अनल अनिल ग्रह ग्रह कृतज्ञ कृतज्ञ चिर चीर प्रसाद प्रासाद भुजंग या भुजंग सुत सुता या सुत विहंग विहंगम आदि शब्दों की ओर विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। शब्द रूपों की भी तुलना की जा सकती है। दुर्मत्स्य का अर्थ बताते समय फलस्य वृक्षस्य मृगस्य आदि रूपों को प्रस्तुत करना अथवा पठित्वा का अर्थ बताते समय खादित्वा हसित्वा गत्वा आदि रूपों को प्रस्तुत करना अच्छा रहता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उदाहरण विधि। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम में उदार अर्थ का यानी कि अर्थ स्पष्ट करने के लिए स्वामी दयानंद, विवेकानंद, गांधी जी आदि के उदाहरण दिए जा सकते हैं। यानी कि उदार चरित्र वालों के लिए तो समस्त पृथ्वी ही परिवार के समान है, परिवार है, तो इसमें इनके एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अंतःकथा विधि। भगीरथ प्रयत्न का अर्थ स्पष्ट करने के लिए गंगावतरण की कथा सुनाई जा सकती है। सातु कुंभकर्ण जैसे वाक्य अंतःकथाओं के माध्यम से ही स्पष्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अर्थकथन विधि। सीधे सीधे अर्थ बता देना, जैसे पंकजम का अर्थ होता है कमल, तो ये अर्थकथन विधि होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्याख्या विधि। व्याख्या के अंतर्गत परिभाषा भी आ जाती है। कारंडव को व्याख्या द्वारा समझाया जा सकता है। चित्र आदि के अभाव में शाल्मली, तरु, कदम्ब आदि को भी व्याख्या द्वारा ही समझाया जा सकता है। आध्यात्म, अहंकार आदि को स्पष्ट करने में व्याख्या सर्वोत्तम रहती है। साथ साथ व्याख्या में क्या है, इसमें एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। अब हम देखेंगे यानी कि 15 नंबर पर वाक्य विश्लेषण। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में विभक्त करना वाक्य विश्लेषण विधि कहलाती है। इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है संधि विच्छेद, जैसे देवेशा को देव प्लस ईशा में विभक्त करके समझाना, विद्यालय को विद्या प्लस आलय आदि। इस तरह से संधि विच्छेद करके सिखाना, कहाँ पर दीर्घ संधि है, कहाँ वृद्धि संधि है, कहाँ गुण संधि है, तथा कहाँ किस शब्द में कौन सी संधि प्रयोग की गई है, ये भी बालक साथ साथ जान जाते हैं।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं समास विग्रह। गजाननः दशाननः षडाननः चतुराननः पीताम्बरम राम लक्ष्मणौ राजपुरुषः प्रतिदिनम आदि को समास विग्रह द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्युत्पत्ति विधि। शब्दों की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालकर उपसर्ग प्रत्यय विभक्ति आदि के ज्ञान द्वारा स्पष्ट करना। जैसे उक्तवान की व्युत्पत्ति वचः प्लस तत्वतु और परित्रज्य की व्युत्पत्ति परि प्लस त्यज प्लस लेप के रूप में की जा सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वाक्य प्रयोग। कठिन शब्दों को सरल वाक्यों में प्रयोग करके उसका अर्थ स्पष्ट करना तथा हतवान को रामः रावणम हतवान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट यानी कि 20वां पॉइंट हम देख रहे हैं कोश विधि। कोश का प्रयोग करके कठिन शब्दों का अर्थ जानना या जाना जा सकता है। शब्द सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कोश का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों में कोश के प्रति रुचि उत्पन्न करे यानी कि डिक्शनरी के प्रति रुचि उत्पन्न करें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 21 यानी कि 21वां पॉइंट उद्बोधन विधि। अर्थ सीधे न बताकर छात्रों से ही निकलवाना। जैसे काका का अर्थ बताने के लिए श्याम पट का प्रयोग करके अन्य युक्तियों की सहायता से चित्र या रेखांकित या रेखा चित्र बनाकर स्पष्ट करना। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे पर्याय कथन। यथाभास्कर का अर्थ करने में स्पष्ट करने में सूर्यः दिनेशः प्रभाकर दिवाकर मित्र आदि का कथन करके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं विलोम कथन। दिवस का अर्थ रात्रि दिवस कहकर, विराग का अर्थ अनुराग विराग कहकर, मंद का अर्थ मंद तीव्र कहकर स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं संकेत द्वारा नयन नासिका श्याम पट भित्ति कक्ष आदि का अर्थ इनकी ओर संकेत करके समझाया जा सकता है। 25वां पॉइंट देख रहे हैं हम अभिनय विधि। गच्छ यानी कि जाओ, आगच्छ आओ, आनयति आदि क्रियाओं का अर्थ अभिनय द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इन प्रविधियों में वस्तु चित्र मूर्ति प्रतिकृति आदि का प्रयोग उच्च स्तर पर अभिष्ट नहीं है। जीवित पशुओं को कक्षा में नहीं ले जाया जाना चाहिए। कोई आकर्षक चित्र भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए यानी बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले चित्र होते हैं, अत्याकर्षित चित्र होते हैं, उनको भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से छात्र मूल पाठ से हटकर विनोद भाव में तत्पर हो जाते हैं। अंतः कथा भी संक्षेप में कहनी चाहिए, नहीं तो समय बहुत नष्ट हो जाता है। संकेत के समय स्मरण रहे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो कि वर्जित हैं। अभिनय में डांस करना, नाचना, आंखें मटकाना आदि भी पढ़ाई के समय में निषिद्ध मानी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा संस्कृत गद्य शिक्षण की विधियों के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।